हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 70 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट कीजिए। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली मार्क्समैन का स्पेशली बिहार एसआई एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल एंड बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोडेड मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आज हमारा फिजिक्स का टॉपिक एंड हो रहा है। कल से हम लोग एक नए चैप्टर, एक नए सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी अगर फर्स्ट की बात करें तो नॉट, जहाज की चाल की माप, यानी जहाज का जो स्पीड रहता है उसका मेजरमेंट नॉट के जरिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। नॉटिकल मील की अगर बात करें तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की यूनिट है नॉटिकल मील, और 1 नॉटिकल मील होती है 1852 मीटर के बराबर। अगर एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं तो ये प्रकाश के वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य की यूनिट है एंगस्ट्रॉम, जिसे इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। बट यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी यानी लाइट ईयर, जिसे प्रकाश वर्ष भी कहते हैं, तो वो समय का मेजरमेंट नहीं करती है। ये डिस्टेंस यानी दूरी को मेजर करती है लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात यानी वैक्यूम में एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही 1 लाइट ईयर कहते हैं, और 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। और ये सब ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस सेट में डिस्कस कर चुके हैं। तो 1 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी डी यहाँ पर रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ठीक है ना फ्रेंड? तो इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग, चलिए मिलाते हैं इसको। तो अगर उच्च वेग की बात करें तो उच्च वेग को हम लोग मैक उसका यूनिट हो जाता है। तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ की यूनिट एंगस्ट्रॉम है। प्रेशर यानी दाब की यूनिट पास्कल है, और ऊर्जा यानी एनर्जी की यूनिट जूल है। तो ये सब के सब सीधे सीधे मैच हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट थर्ड नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी अगर सेल्सियस की बात करें तो यह हीट यानी उष्मा की यूनिट नहीं है। ये टेम्परेचर यानी ताप का मेजरमेंट किया जाता है सेल्सियस में। बाकी ए, बी और सी आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है। आप वीडियो को पॉज करते हुए आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं जो सही है उसको बतलाने लगूंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी क्यूसेक की बात करें तो वो प्रवाह की दर को मेजर करता है। बाइट कंप्यूटर का एक वर्ड है, बाइट। रिएक्टर पैमाना की अगर बात करें तो भूकंप की तीव्रता स्पीड को मेजर करता है, और बार जो है वो प्रेशर यानी दाब को मेजर करता है। नेक्स्ट फिफ्थ है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी टैकियोमीटर की अगर बात करें तो वो दाबांतर को नहीं नापती है। ये एरोप्लेन यानी हवाई जहाज की स्पीड का मेजरमेंट किया जाता है टैकियोमीटर यंत्र के जरिए। बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर 6 नंबर में मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में आप देख सकते हैं यंत्र यानी मशीन दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, और सूची 2 में मापन की गई राशि दी हुई है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी आमीटर जो है वो धारा को मापता है। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता। स्प्रिंग तुला, तो स्प्रिंग तुला से भार का मेजरमेंट किया जा सकता है। बैरोमीटर से दाब यानी प्रेशर। तो चलिए 7th की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, आप देख सकते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टेथोस्कोप जो है वो हृदय की ध्वनि सुनने का एक यंत्र, एक इंस्ट्रूमेंट है स्टेथोस्कोप। सिर्फ गनोमैनोमीटर ये रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है। कैरेटोमीटर सोने की प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धता पता लगाता है, और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो चलिए 8th की तरफ बढ़ रहे हैं कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी रिएक्टर पैमाना आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को नापता है। बिल्कुल गलत बात है। अगर रिएक्टर स्केल की बात करें तो ये स्पीड ऑफ भूकंप अर्थक्वेक की तीव्रता को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड। आप देख सकते हैं यानी भूकंप सिस्मोग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ऊंचाई यानी हाइट की बात करें तो अल्टीमीटर से नापा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट मीटर से, तथा प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस की जो यूनिट है वो ओम है, जिसका सैंपल इस प्रकार रहता है। नेक्स्ट 10th यहाँ पर मैच द फॉलोइंग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं। यानी फैदोमीटर की अगर बात करें तो वह समुद्र तल की गहराई यानी डेप्थनेस ऑफ समुद्र ओशन का मापा जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता और अल्टीमीटर हाइट यानी ऊंचाई। 11th यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। अगर एनीमोमीटर की हम लोग बात करें तो एनीमोमीटर वायु के वेग यानी स्पीड ऑफ एयर को मापता है, ठीक है ना। बाकी सिस्मोग्राफ भूकंप को, बैरोग्राफ की अगर बात करते हैं तो बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब को और हाइग्रोमीटर आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी सिस्मोमीटर जो है वो पृष्ठ तल की वक्रता को नहीं भूकंप को नापता है। बाकी ए बी सी ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट 13 में आप देख सकते हैं कथन और कारण, तो बतलाइए 13 का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी ए गलत है बट आर सही है। ए है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बचाने से अपने को गति यानी स्पीड में ला सकता है, ये गलत बात है। नेक्स्ट है कि यदि किसी इंस्ट्रूमेंट पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता, ये बिल्कुल राइट बात है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 14th की तरफ कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी सेकंड और थर्ड कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन अंदर के पहियों पर उल्टेगा तथा बाहर की तरफ फिसलेगा, ये दोनों कंडीशन राइट हैं। नेक्स्ट 15 यहाँ पर कथन और कारण आप देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है यानी ए तो सही है बट आर गलत है। ए है कि चंद्रमा पर मानव का जो वजन रहता है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है और ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस सेट में डिस्कस कर चुके हैं। कारण गलत है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की भांति गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता है, ये बात बिल्कुल गलत है। चलिए 16th की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग है और 16th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है। फर्स्ट है कि एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे कंडीशन में जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तुरंत शून्य हो जाता है, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट, हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट स्पीड को प्राप्त करता है, यह भी सही है। तथा फोर्थ है कि सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ डिक्रीज होता जाता है, बिल्कुल सही। तो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इज राइट। फर्स्ट है कि यदि केसिक की परिघटना नहीं होती तो किरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। नेक्स्ट, स्याही शोक पात्र काम करने में विफल हो जाता तथा बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर वो उगते ही नहीं, अगर केसिकत्व की परिघटना नहीं होती तब का ये सब कंडीशन होता। नेक्स्ट है कि मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति यानी चेंजेज ला दी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यानी फर्स्ट और सेकंड कि लोगों के आवागमन के संबंध में तथा लोगों के जुड़ाव के संबंध में। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं 20 की तरफ। यहाँ पर कथन और कारण है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ए तो सही है बट आर गलत है। ए है कि लोहे का एक गोला पारद यानी मरकरी पर तैरता है किंतु वह पानी में डूब जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। कारण है कि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद की आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, ये गलत है, कम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर भी कथन और कारण देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है यानी ए तथा आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। ए है कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठता है, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। क्यों उठता है? क्योंकि सागर के जल का घनत्व यानी डेंसिटी नदी के जल के डेंसिटी से अधिक होता है, बस इसी वजह से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट 22 की तरफ अगर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार
विचार कीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आर राइट। फर्स्ट है कि तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित रहता है। नेक्स्ट, प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है तथा प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 23rd की तरफ कि निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। इनमें से किस तथ्य के कारण मिरेज यानी मरीचिका बनती है? तो ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और थर्ड के कारण। स्थलीय तापन तथा प्रकाश का परावर्तन की वजह से मिरेज बनता है। नेक्स्ट 24, यहाँ पर आप कथन और कारण देख सकते हैं और उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ए तो सही है बट आर गलत है। ए है कि हीरे अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है यानी शाइनी होता है, बिल्कुल सही बात है। और कारण है कि हीरे का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू ग्लास यानी कांच से कम होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अगर डायमंड के अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वो 2.42 होता है तथा कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे कम यानी 1.5 के करीब होता है। पिछली बार बिहार एसआई के प्रीलिम्स में सीधा ये क्वेश्चन उठाकर दे दिया गया था कि डायमंड का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज 2.42। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 25 की तरफ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी थर्ड और फोर्थ सही है। आप बैक करके मैच कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं 26 की तरफ। यहाँ पर कथन और कारण है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। ए है कि एक चलचित्र में पूरी फिल्म के सिरे में दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित यानी प्रोजेक्टेड किए जाते हैं, बिल्कुल सही। कारण गलत है। कारण है कि आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है, ये बात गलत है। आगे बढ़ रहे हैं 27 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यानी फर्स्ट और सेकंड बोथ आर राइट। फर्स्ट है कि यदि मैजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का कलर लाल होगा तथा यदि सायन और मैजेंटा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग ब्लू यानी नीला होगा। ये दोनों बात बिल्कुल सही है। आगे बढ़ रहे 28 की तरफ। यहाँ पर कथन और कारण है, उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ए तो गलत है बट आर सही है। यहाँ पर आर कह रहा है कि रेड कलर का जो वेवलेंथ यानी प्रकाश तरंग धैर्य रहता है वो एज कंपेयर टू ग्रीन कलर मैक्सिमम रहता है, बिल्कुल सही बात है। और पिछले सेट में आप जाकर चेक कीजिए, वहाँ पर आप लोगों को जो विवग्योर के जरिए जो वेवलेंथ प्राप्त होता है, तरंग धैर्य प्राप्त होता है, प्रिज्म से जो लाइट पास करते हैं, तो वो सब आप लोगों को ब्रीफली से डिस्क्राइब वहाँ पर मिल चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 30 की। 29 तो हो गया फ्रेंड, सॉरी 28 हुआ है। 29 है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है और कारण है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये दोनों बातें सही हैं, इसलिए खतरे का सिग्नल रेड कलर का बनता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 30 नंबर की तरफ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल फर्स्ट और थर्ड सही है। फर्स्ट है कि आकाश के नीला देखने के कारण प्रकाश का कम परिकर्णन, और थर्ड है कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड है कि इंद्रधनुष के 7 कलर्स का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये बिल्कुल गलत बात है। इंद्रधनुष में जो 7 कलर्स रहते हैं ना, वो परावर्तन और अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से वो इंद्रधनुष के 7 कलर बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 में कथन और कारण है, बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कथन और कारण दोनों सही है तथा ये दोनों एक दूसरे की पुष्टि भी कर रहा है यानी व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, ये तीनों। नेक्स्ट 33 की अगर बात करें तो यहाँ पर कथन और कारण है, आप पढ़ सकते हैं इसको।
और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी बोथ आर राइट। फर्स्ट है कि यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्के अपने एक्चुअल पोजीशन यानी वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। नेक्स्ट है कि यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। ये दोनों सही है। और ऐसा होता क्यों है? तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के कारण ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी फर्स्ट, सेकंड और 4 यहाँ पर करेक्ट हैं। फर्स्ट है कि गोधूली में सूर्य का आमाप। सेकंड है कि उषा काल में सूर्य का रंग और आकाश में तारों का टिमटिमाना। ये सब हमारे दृष्टि भ्रम हैं, ये एक्चुअल में होते नहीं हैं, ये हमारी दृष्टि की भ्रम होती है। तो चलिए 36 की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर कथन और कारण आप देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है क्योंकि बर्फ पिघलाने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट 37 में यहाँ पर कथन और कारण आप देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। ए है कि बड़े शीतग्रस्त संयंत्र प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का यूज करते हैं, जबकि घरेलू रेफ्रिजरेटर जो हम लोगों के घर में रहते हैं उसमें CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, कारण यहाँ पर गलत हैं। नेक्स्ट 38 की तरफ एंट्री कर रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी बोथ आर राइट, और ये एक दूसरे की पुष्टि भी कर रहे हैं। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, और कारण है कि बर्फ एक दुर्बल चालक है यानी बैड कंडक्टर है। तो चलिए 39 की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कथन और कारण आप देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी बोथ आर राइट, और ये एक दूसरे की पुष्टि भी कर रहे हैं। कृष्ण छिद्र पर ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। क्यों? ब्लैक होल जो है उस पर ऐसा क्या है जो दूरबीन से हम लोग नहीं देख सकते हैं? क्योंकि कृष्ण छिद्र पर ग्रेविटेशनल एरिया इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। नेक्स्ट 40 यहाँ पर भी कथन और कारण आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा SBSP को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, और SBSP की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है, और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता। 41 कथन और कारण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी ए तथा आर यहाँ पर तो दोनों सही हैं, और आर ए की सही स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं दे रहा है। तो चलिए 42 की तरफ एंट्री कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर भी कथन और कारण आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, ए तो सही है बट आर गलत है। ए है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का बॉइलिंग पॉइंट घटता, बिल्कुल सही बात है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय प्रेशर बढ़ता जाता नहीं, जैसे जैसे हम लोग हाइट पर जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे पहाड़ों पर जाएंगे तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब यानी प्रेशर जो होता है ना वो बढ़ता नहीं है, डिक्रीज होता है, घटते जाता है ऊंचाई के साथ साथ। नेक्स्ट यहाँ पर कथन और कारण है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ए गलत है बट आर सही है। ए है कि टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, ये गलत बात है, और कारण है कि तापमान में वृद्धि अणुओं की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है, यानी गतिज ऊर्जा को इंक्रीज करती है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएंगे, यानी केवल थर्ड सही है। थर्ड है कि वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवनित्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप यानी वेपर तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होगी। जी नहीं, भाप में अपनी एक हिडन हीट होती है जिसकी वजह से एज कंपेयर टू गर्म पानी भाप से हम लोगों का हाथ जल्दी जलता है, ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है वो। तो इसी प्रकार से इसमें हिडन हीट होती है तो इसमें ज़्यादा होगी। नेक्स्ट वर्ड है 45 की तरफ। यहाँ पर कथन और कारण है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए तो सही है बट आर गलत है। ए है कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है कि ऊनी रेशे वुलन फाइबर्स एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के बैड कंडक्टर होते हैं, ये बात गलत है। नेक्स्ट 46 यहाँ पर माध्यम दिया हुआ है, जल इस्पात नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम में यहाँ पर आप लोगों को सजाना है।
तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी ध्वनि की चाल यानी स्पीड ऑफ साउंड की अगर बात करें तो सबसे कम नाइट्रोजन में रहेगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा जल में रहेगा और सबसे ज़्यादा स्टील यानी इस्पात में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि VA, VW एंड VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करना है। VA यानी वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ वाटर और वेलोसिटी ऑफ स्टील यानी इस्पात। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यानी एयर की अगर बात करें तो उसमें सबसे कम रहता है, फिर धीरे से बढ़ जाता है हम लोग जल की तरफ, और सबसे ज़्यादा किस में होगा स्पीड ऑफ साउंड, तो वो इस्पात यानी स्टील में होगा। नेक्स्ट 48 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी केवल सेकंड इज राइट। सेकंड है कि ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 49 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि सभी सही हैं, ऑल आर राइट। सभी हैं कि पराश्रव्य तरंगे जिसे अल्ट्रासोनिक वेव भी कहते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर रहती है, यह हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाती, इतनी तेज भी रहती है ना कि हमारे कान ये सब को सुन नहीं पाते हैं। तो पहला है कि ये कीड़ों को नष्ट कर देती है, बिल्कुल सही बात है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर देती है, ये भी सही है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया था, बिल्कुल सही। और ये स्वचालित दरवाजों को कंट्रोल में रखती हैं, नियंत्रित कर सकती हैं अल्ट्रासोनिक वेव, ये बात भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पर 50 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकंड यहाँ पर रॉन्ग है। सेकंड कह रहा है कि ध्वनि की जो स्पीड रहती है, यानी स्पीड ऑफ साउंड, वो गैस में, द्रव और ठोस के कंपेरिजन में अधिक रहती नहीं। ध्वनि की स्पीड सॉलिड, लिक्विड और गैस मीडियम की बात करें तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में रहेगी और सबसे कम रहेगी गैस में। नेक्स्ट यहाँ पर कथन और कारण आप देख सकते हैं, आप इसे पढ़िए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी ए गलत है बट आर सही। आप बैक करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भी कथन और कारण आप लोगों को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यानी ए तथा आर दोनों सही है और ये एक दूसरे की पुष्टि भी कर रहे हैं। नेक्स्ट 53 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए यानी केवल फर्स्ट सही है। फर्स्ट है कि विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम, जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 54 की अगर बात करें, यहाँ पर भी आप कथन और कारण देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ए तो गलत है बट आर सही है। आर है कि रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 55 है कि बिजली की खपत का बल किसके मापन पर आधारित होता है। तो ये वाटेज के मापन पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट 56 है कि मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आप इसे पढ़िए। और 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ आर राइट। बैक करके आप फ्रेंड इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, ऐसा क्यों। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये सब राइट है। फर्स्ट है कि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है। नेक्स्ट, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता है। और थर्ड है कि फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं, बस यही वजह से। नेक्स्ट आगे 58 यहाँ पर कथन और कारण है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। ए है कि तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं क्योंकि ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी कथन और कारण आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी ए तो सही है बट आर गलत है। आर कह रहा है कि धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से उष्मा ऊर्जा का मोचन होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट यहाँ पर भी कथन और कारण है, बतलाइए इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड बढ़ रहे 61 की तरफ कि CFL और LED लैंप में क्या डिफरेंस हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, क्या डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी केवल फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट है कि प्रकाश उत्पन्न के लिए CFL पारा वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालकों पदार्थों का यूज करता है। नेक्स्ट है कि LED लैंप के कंपेयर में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं 62 की तरफ।
यहाँ पर भी आप कथन और कारण देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी ए तो सही है बट आर गलत है। ए है कि परिणामित्र का प्रयोग वर्तता के उच्चयन अथवा अपचयन के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। चलिए फ्रेंड 63 आप यहाँ पर देख सकते हैं। कथन और कारण ऑप्शन नंबर सी यानी ए तो सही है बट आर गलत है। ए है कि भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट आवर में करती है। बिल्कुल सही है। भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। ये बात गलत है। तो चलिए 64 की बात हम लोग करें कि निकट अतीत में हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। इस कण की खोज का क्या इम्पोर्टेंस है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी केवल फर्स्ट जो था वही इम्पोर्टेंस था इसका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है यानी सेमी कंडक्टर है? तो फर्स्ट और फोर्थ सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों सेमी कंडक्टर के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग बढ़ रहे 66 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी से रिलेट कर रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। बाकी ये तीनों ऊपर वाले सही हैं। नेक्स्ट 67 है। यहाँ पर भी कथन और कारण आप देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ए है कि अंडर्स रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। बिल्कुल सही बात। और कारण है उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होगी। तो बिल्कुल सही बात है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 68 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट और सेकंड नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आप पढ़िए इसे और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट बढ़ रहे 70 की तरफ, पढ़िए फिर बतलाइए इसका करेक्ट आंसर। ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पर राइट होंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सब के सब। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान परमाणु उदयपुर ऊर्जा संयंत्र से रिलेटेड है। ये बिल्कुल गलत बात है। बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी फर्स्ट और थर्ड नरोरा में और कलपक्कम में, ठीक है ना, ये दोनों जगह परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, नरोरा और कलपक्कम में। नेक्स्ट फ्रेंड 75 है कि कलपक्कम फ्रास्ट ब्रीडर के विषय में क्या कौन से कथन सत्य हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यानी सेकंड और थर्ड। इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड एवं प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रायोगिक होता है। इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी। नेक्स्ट बात करें 76 की तरफ कि कंप्यूटर के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो चारों के चारों कथन सही हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे 77 की तरफ कि पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुंजों के असंगत निपटाने के कारण निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट यानी केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ और सिक्स्थ, फोर्थ नहीं है इसमें और सेवन्थ भी नहीं है। नेक्स्ट 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी परम 10,000 की बात करें तो ये पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल नहीं है, ये एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है कि किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी सभी चारों। नेक्स्ट 80 कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, यानी सेमी कंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल सर्वर नहीं है इसमें इंक्लूड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, फर्स्ट और सेकंड बोथ आर राइट। नेक्स्ट है कि ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क यानी बीडी के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत डीवीडी से किस प्रकार भिन्न है? तो 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी
यानी केवल फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर बी यानी केवल सेकंड यहाँ पर सही हो रहे हैं। नेक्स्ट 34 है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अटलांटिस एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं सूची 1 और सूची 2 को। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है कि अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना और अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन। नेक्स्ट बढ़ रहे 87 की तरफ कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी फर्स्ट और सेकंड बोथ आर राइट। 88 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 88 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है यानी केवल सेकंड सही। आप बैक करके देख लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ। नेक्स्ट है कि दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अपग्राही कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड कक्षा भू तुल्यकाली होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है। तो चलिए 90 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी कौन से कथन इसमें सही हैं। तो कोई भी नहीं। यहाँ पर कथन और कारण आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ए तो सही है बट आर गलत है। ए है कि भारत की टेली कम्युनिकेशन को उपग्रह से जोड़ दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी आप कथन और कारण देख सकते हैं, पढ़िए इसे। और इसका जो करेक्ट आंसर है 92 का वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट 93 है कि भारत ने कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया। निम्न ए, बी, सी और डी यानों के बनाने का सही काल क्रम क्या है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी सबसे पहले बनाया गया था SLV, उसके बाद बनाया गया ASLV, फिर बनाया गया PSLV, उसके बाद GSLV। नेक्स्ट GPS टेक्निक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी मोबाइल फ़ोन प्रचालन, बैंकिंग प्रचालन और पावर ग्रिडों का नियंत्रण के लिए GPS का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो आगे बढ़ रहे 95 की तरफ। यहाँ पर आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं, बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर संस्था और स्थान यानी इसरो की बात करें तो बेंगलुरु में सिचुएटेड है, IUCA पुणे में है, IUAC कंफ्यूज मत कीजिएगा, IUCA तो पुणे में है, IUAC न्यू दिल्ली में है और VSSC तिरुवनंतपुरम में है। तो चलिए 96 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र यानी इसरो का जो उपग्रह केंद्र है वो श्रीहरिकोटा में नहीं है, बेंगलुरु में सिचुएटेड है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सिचुएटेड है। उसके अलावा ए, बी और सी सब के सब बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट 97 है कि त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएंगे 97 के। नेक्स्ट आगे है कि जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल फर्स्ट सही है कि जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का यूज करती है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है जेट इंजन। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 99 की तरफ कि समताप मंडल के निचले पार्ट में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर सी यानी फर्स्ट और सेकंड बोथ। फर्स्ट है कि समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जल वाष्प नहीं होते हैं और समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन भी नहीं होती है। और ये सब हम लोग अपने प्रीवियस सेट में डिस्कस कर चुके हैं कि वैसा कौन सा मंडल है पृथ्वी का जिसमें आसानी से एरोप्लेन को उड़ाया जा सकता है, तो वो समताप मंडल ही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 100 की तरफ एंट्री कर रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी है यानी सब के सब सही हैं। तो चलिए फ्रेंड आप इसे देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।